अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, मैं सैफुल इस्लाम सैफ़ी और आप देख रहे हैं अहवाले दुनिया की ख़ास पेशकश मुलाकात। और आज मुलाकात में हमारे साथ होंगे फ्लाइंग नेशन एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट और FNT कोचिंग क्लासेस आज़मगढ़ के डायरेक्टर जनाब अरसलान मुहज़्ज़बी साहब। बर वक्त आज़मगढ़ में एक उभरता हुआ चेहरा जो समाज में होने वाली बारीक बारीक चीज़ों पर नज़र रखता है और एक तरीके से उनको सही करने की और तालीमी मैदान में आज़मगढ़ को आगे लाने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो उनके ऊपर आवाम की तरफ से उठ रहे हैं। मैं आवाम की जानिब से उनसे ये सवाल करना चाहूँगा और ख़ुद डायरेक्ट उनसे उन सवालों के जवाब तलाश करेंगे कि क्या ये सवालात सही है या गलत है। आइए मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ जनाब अरसलान मुहज़्ज़बी साहब से। तो अरसलान मुहज़्ज़बी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अहवाले दुनिया के पैनल में। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये जो तमाम चीज़ों के बीच में हमको लाया और जो आपके सवालात हैं हम उसका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। तो अरसलान मुहज़्ज़बी साहब, जैसा कि हम देखते हैं, लोग भी जानते हैं कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, और तो ये इस कम उम्री में आपके जहन में ये चीज़ कहाँ से आई कि लोगों की मदद की जाए और तालीमी मैदान में लोगों को आज़मगढ़ को आगे लाया जाए? मैं एक वक्त तक इंतज़ार करता रहा कि कुछ लोग आएंगे आज़मगढ़ में जो आवाज़ देंगे कि चलो हम तालीमी इनकलाब की तरफ चलते हैं, चलो हम एक ऐसी मंजिल की जानिब चलते हैं जिसका मकसद सिर्फ तालीमी इनकलाब होगा, चलो हम एक इनकलाब की बुनियाद की तरफ चलते हैं। लेकिन इंतज़ार करते करते मेरी ज़िंदगी के 23 साल गुजर गया। फिर मुझे ये महसूस हुआ कि आज हमारे अंदर ये क़ुव्वत है कि हम किसी भी चीज़ का इनिशिएशन ले लें। किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा जोश, एक ताकत होनी चाहिए। और मुझे अपनी आज़मगढ़ की सरज़मी पर जब मैंने पूरे जायज़ा लिया, मैं गांव-गांव गया, लोगों से मुलाकात की और जब मैंने बुनियाद देखा तो मुझे एहसास हुआ कि आप एक ऐसी तंजीम की ज़रूरत है आज़मगढ़ को जिस पे आज़मगढ़ जो है यकीन कर सके। और यकीन का मतलब यह है कि फ्लाइंग नेशन एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट का अव्वलीन मकसद आज़मगढ़ एजुकेशनल मूवमेंट है। आज़मगढ़ एजुकेशनल मूवमेंट की ज़रूरत क्यों है? इसकी वजह यह है कि हमारे जो तालीम निस्वां का मसला है आपकी निगाहों में है कि एक तरफ तालीम निस्वां है और दूसरी तरफ हमारे गाँव की गलियों में हमारा नौजवान है। अगर हम और आप इस चीज़ के लिए कोशा नहीं हुए, हम और आप अगर तालीमी इनकलाब का नारा नहीं दिए, तो फिर कौन आकर हमारे लिए तालीमी इनकलाब की बात करेगा? और यही मसला है बस जो है। इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि अब हमको खुद निकलना पड़ेगा, खुद आज़मगढ़ की एक बुनियाद बनाना पड़ेगा। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इस चीज़ के लिए जो है कोशा रहूँगा और अल्लाह का शुक्र है कर रहा हूँ। यही जो है कि एक थी चीज़ जो मेरे दिल में थी और मैंने फ्लाइंग नेशन ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवा के इसकी बुनियाद डाली। तो जनाब अरसलान साहब, आप कह रहे हैं कि आप इंतज़ार करते रहे, कोई नहीं आया, लेकिन आप देखेंगे कि आज़मगढ़ में बहुत सारी ट्रस्ट हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे हैं, लेकिन आप उनका दामन या उनके साथ क्यों नहीं जुड़े? आपने एक नई ट्रस्ट बनाई और फिर उसमें नए नए चेहरे, मतलब बिल्कुल नौजवान चेहरे लाने की आपने कोशिश की। इसकी क्या वजह? क्या आपको जो पहले के जो लोग हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, जो ट्रस्ट है, उनको बेहतर करने की ज़रूरत है? आप उनके साथ जुड़ के ये काम कर सकते थे, आपने ये अलग से करने की आपको क्या ज़रूरत थी? सवाल के घेरे में मैं हमेशा रहा हूँ और उम्मीद आखिरी सांस तक रहूँगा। देखिए, मसला ये है कि जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों की, आप नज़र डालिए तो ये फ़िरके वारियत पर तंजीम है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन ये फ़िरके वारियत पर तंजीम है। ये अलग अलग फ़िरकों की एक अपनी अलग अलग तंजीम है। लेकिन मेरा मानना यह है कि तालीम कोई फ़िरका नहीं है जी। तालीम कोई मज़हब नहीं है। तालीम मुस्लिम और हिंदू नहीं है, OBC ST और जनरल नहीं है। तालीम है, तालीम हासिल करना हमारा फ़र्ज़ है जी। और मैं आज़मगढ़ के तमाम उन बड़े चेहरों से मिला हूँ जिसको आज़मगढ़ में एक मेयार है, जिनको एक खिताब दिया जाता है कौम के रहबर का जी। लेकिन मुझे और मेरा दिल इस चीज़ को कभी गवारा नहीं किया कि मैं उन तमाम लोगों को अपने साथ लाऊं। और जिन चेहरों को मैंने अपने साथ नहीं लाया उसमें ये मानना है मेरा कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं किसी तंजीम से जुड़ जाता, मेरे पास आज भी ऑप्शन है जी, और मैं पूरे आज़मगढ़ को यकीन दिलाता कि मैं आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकला हूँ,
मैं आपके आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहा हूं। आज जितनी भी मसले हैं, और फिर मैं तमाम आजमगढ़ वालों का यकीन अपने ऊपर कर लेता और फिर मैं जाता उस तंजीम के बानी के पास और उनसे कहता कि आजमगढ़ में अब इस चीज़ की ज़रूरत है, आप उसको दे दीजिए जी। और अगर वो इनकार कर देता तो आप बताइए कि इसका इल्ज़ाम का जिम्मेदार कौन होता? सारे इल्ज़ाम मुझे खुद सहने पड़ते। तो मुझे अपने से ज़्यादा यकीन इस मामले में किसी और पर नहीं है। इसीलिए मैंने किसी भी तंजीम से कोलैबोरेशन नहीं किया, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर है जितनी भी तंजीमें आजमगढ़ की, जितनी भी गांव के लोगों की तंजीमें हैं, उनको मिलाकर हम काम करेंगे, क्योंकि ये काम एक शख्स का नहीं है। ये काम पूरी कौम के मिल्लत के हर उस फर्द का है जो कुछ भी फिक्री ख्यालात रखता हो। मैंने कभी खुद को इस तंजीम का फाउंडर नहीं समझा। मुझे आज भी ये एहसास होता है कि मैं इसके खादिम हूँ, और यही एहसास है कि मैं पूरे आजमगढ़ के जितनी भी तंजीमें हैं, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जितने भी ट्रस्ट हैं, सबको मिलाकर एक प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ कि जहाँ से तालीमी इनकलाब की बात हो, जहाँ से बात के साथ साथ काम हो, सिर्फ डाइस और माइक ना सजे, हकीकत में ज़मीनी लेवल पर उसका काम हो। इस वजह से जो है मैंने किसी भी तंजीम का हाथ नहीं पकड़ा। तो अरसलान साहब, आपकी जो आपने अभी जवाब दिया है, इसी में कई सवाल आपसे हो सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आप दूसरी तंजीमों को अपने साथ लाने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी तंजीमों को जो आप अपने साथ लाने की कोशिश करते हैं, तो ये एक सवाल होता है कि आप उनके ऊपर रहना चाहते हैं। एक सवाल कि आप उनके ऊपर रहना चाहते हैं और तंजीमों को आप अपने नीचे रख के काम करना चाहते हैं। वो पुरानी तंजीमें, उसमें बड़े बड़े लोग हैं, वो आपके नीचे आना गवारा नहीं करेंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ आप ये कहते हैं कि आप माइक और डाइस वाला जो कर रहे हैं कि ज़मीनी सतह पे, तो आपने अभी तक सिर्फ मैं देखा हूँ कि प्रोग्राम कराया है। कोई ज़मीनी सतह पे कोई अगर आपने काम कराया हो तो ज़रूर बताएं, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। दूसरी चीज़, एक और सवाल, आप ये कह रहे हैं कि नाम मैंने कभी नहीं किया कि मैं फाउंडर हूँ, लेकिन किसी भी पोस्टर या बैनर ये कहीं भी देखा जाता है तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ लिखी होती है वो फाउंडर जनाब अरसलान मुहज़्ज़बी साहब रहता है, और किसी भी प्रोग्राम में अगर देखा जाता है तो चीफ गेस्ट से बड़ा आपका नाम रहता है। ये एक तरीके से शो ऑफ या खुद को मतलब मशहूर फेमस करने की कोशिश आपकी कही जा सकती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत ही उम्दा सवाल है कि जो शो ऑफ का मसला है, मैं ज़िंदगी में कभी भी मुझे ख्वाहिश नहीं थी कि मैं इस तरीके की तंजीम बनाऊँ या फिर मैं खुद को एक लेवल पे दिखाऊं। जैसे अभी आपने कहा कि चीफ गेस्ट से बड़ा आपका नाम होता है जी। देखिए, मसला ये होता है सैफुल इस्लाम साहब कि अगर हमारे आजमगढ़ में सबसे बड़ी कमी ये है कि जो लोग मुखलिस हैं वो फील्ड में आ नहीं रहे हैं। मैं डॉक्टर अबू साद इस्लाही साहब से कहा, ये जो अभी हमारा फरिया वाला प्रोग्राम हुआ था जी, तो मैंने उनसे कहा कि हम आपको चीफ गेस्ट रखना चाहते हैं। तो डॉक्टर अबू साद इस्लाही साहब की ज़बान से अल्फाज था कि अरसलान मुहज़्ज़बी, मैं ये चाहता हूँ कि आप चीफ गेस्ट रहें। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, दावत भी मेरी हो, घर भी मेरा हो, और मेहमान और मेज़बान भी मैं रहूँ, ये तो मुझे गवारा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखिए अरसलान साहब, ऐसा होता है, वो उनकी ज़बान पे वो था कि जब स्पेस होता है ना, नेचुरल वैक्यूम नहीं रखता, जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ हवा होगी। सही है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में हमारी गलती ये थी कि हमने दूसरे लोगों को मौका दे दिया बीच स्पेस में आने के लिए जी, और वो लोग वो थे जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए किए। अब मैं ये चाहता हूँ, डॉक्टर अबू साद इस्लाही साहब की ज़बान से अल्फाज है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप जवान हैं और जवान तबका ही इनकलाब लाता है। आप जो युद्ध को सामने ला रहे हैं, आप खुद युद्ध के सामने आकर एक फेस बन के खड़े होइए और युद्ध जो है फिर वो आपके साथ जुड़ जाए। दूसरा सवाल आपका था कि आजमगढ़ की जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं उन तंजीमों को आप अपने अंडर में लाना चाहते हैं जी, और उन तंजीमों के जो लोग हैं वो आपके साथ नहीं जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक वक्त जो इंसान ने दिया हो इस कौम के लिए वो कैसे आपके साथ जुड़ सकता है। सैफुल इस्लाम साहब, इसमें मैं एक बात एकदम वाज़ेह कर दूं कि मेरी ख्वाहिश आज तक नहीं है कि मैं किसी शख्स को अपने साथ लेके आऊं, क्योंकि इख्तिलाफ जी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से हो रहा है और इख्तिलाफ होगा। मैं इस बात से कभी मैं ये नहीं कहता कि पूरा आजमगढ़ मेरे साथ आ जाए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहता हूँ कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जिनको ऐसा लगता है कि वाकई में हम कुछ करना चाहते हैं जी, हम और कर रहे हैं, हम वो ज़रूर हमारे साथ आएँ। और जहाँ तक शो ऑफ का मसला है,
शो ऑफ का मसला ये है कि देखिए अभी तक जो फाउंडर होता है किसी भी तंजीम का, वो अगर खुद को पीछे रखता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस स्पेस को या उस पूरी तंजीम को हाईजैक करने के चक्कर में पड़ते हैं। जैसे मैं पिछले कई बार से देख रहा हूं कि मेरे बीच में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो ये चाहते हैं कि मैं इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरी तंजीम को हाईजैक कर लूं। तो मुझे ये बताने के लिए कि इस तंजीम की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है वो लिखवाना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। वरना शाहीन जनता क्लिनिक प्रोजेक्ट हमारा जो है और उसके बाद जितनी भी चीज़ें हमारी आ रही हैं, मुझे खुद इस चीज़ से जो है कि पसंद नहीं है नामो नमूद, लेकिन हमारी मजबूरियां हैं कि हम फाउंडर हैं, अगर हम सामने नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा। और उसमें एक सवाल और था आपका कि आपके प्रोग्राम के सिवा कोई और चीज़ हमने नहीं देखी है। जी, कोई काम ज़मीनी सतह पर आपने कोई हमारा काम नहीं देखा है। मैं बता दूं आपको कि निज़ामबाद से लेकर चकियां तक, फरीहें तक, उसके बाद इधर जो है कि कम से कम 30-40 गांव ऐसे हैं जहां की ज़मीन की खाक और धूल हमने छानी है और हमने वहाँ पे जायज़ा लिया है। और उसी के सिलसिले में मेरा एक बार मुनिया तक भी जाना हुआ था, एक नटों की बस्ती है, वहाँ पे मदारिस का मसला था, उसमें भी मैंने कदम डाला। लेकिन एक बात है कि जो ये चीज़ें हैं, मतलब कि जो चीज़ें फ्रंट पे नहीं आ रही हैं, अभी आपने कहा कि आप नाम और नमूद कर रहे हैं नाम लिखवा कर, फिर दूसरी बात आपने कहा कि आपकी ज़मीनी सतह का कोई काम मुझे नहीं दिख रहा है। अगर मैं उस काम को फ्रंट पे लाऊं, फिर एक तबका खड़ा होकर कहेगा अरे अरसलान मौजूदी उधर देखो नामो नमूद कर रहा है। तो वो जो ज़मीन के काम हैं उसको इसलिए हम फ्रंट पे नहीं ला रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी फ्लाइंग नेशन ट्रस्ट की जो आईडी है वहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद है कि कहीं फिर एक तबका ना कह दे कि अरसलान मौजूदी नामो नमूद चाहता है। सिर्फ हमारे बैनर से अगर इतने बड़े बवाल्स होते हैं, इतने बड़े इख्तलाफ होते हैं, तो सोचिए कि वो जो लोग नामो नमूद के सिर्फ उसी पे पड़े हुए हैं, अगर हम ज़मीनी सतह का काम उनके सामने ले आए। लेकिन उसके रिकॉर्ड्स के लिए हमने इंस्टाग्राम पे फ्लाइंग नेशन ट्रस्ट जो हमारी आईडी है उस पर सारे रिकॉर्ड हमने मौजूद रखे हैं। अभी आपने वो चीज़ कह दी जिसका हमारे पास डेटा नहीं है, तो अगली मुलाकात में इस पे सवाल होगा। लेकिन अभी आप शाहीन जनता क्लिनिक आपका एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट मुझे लगता है आपका पहला प्रोजेक्ट था जब आपने ये शुरू किया था। 7-8 महीने या 1 साल लगभग हो गए हैं, आप उस पर सिर्फ फंडिंग कर रहे हैं, हमको शाहीन जनता क्लिनिक खोलना है। अभी तक उसकी कोई चीज़ नहीं है, बस आपने एक ज़मीन शायद ले ली है, शायद से एक ज़मीन ली है आपने, लेकिन अभी तक कोई काम उस पर नहीं हुआ। और दूसरी तंजीम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो आपके बाद खड़ी हुई और उसने उसके बाद काम करना शुरू किया और बहुत अच्छा काम किया। तकरीबन 1000 मरीज़ उसने सिर्फ 2 महीने में दिखा दिए, ठीक है। और उसे मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उन्होंने किसी से चंदा उंदा के लिए कहा उतना नहीं है। और आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि आप सिर्फ फंडिंग हर तरीके से फंडिंग, तो ये भी कहा था 50-60 लाख रुपए अरसलान मुहज़्ज़बी ने फंडिंग कर ली है, तो वो पैसा कहाँ गया, उसका क्या काम हो रहा है? देखिए हकीकत ये है, क्योंकि मैं ज़मीनी लेवल पे हूँ, मेरे पास वो सारे जो है कि कितनी फंडिंग कहाँ से आई वो भी आज भी मेरे पास डाटा है। आपको यकीन नहीं होगा, मेरा अभी ट्रस्ट का अकाउंट तक नहीं खुल पाया है। इसका मतलब पैसा कहाँ जा रहा है, वो जो आ रहा है पैसा कहाँ जा रहा है? हाँ, ये सवाल सही है, मैं पूरा जवाब दूंगा आपको। देखिए ये जो फंडिंग का मसला है, जो शाहीन जनता क्लिनिक प्रोजेक्ट है, उसका जो हमने एक सालाना जो बजट है वो 30 लाख है, क्योंकि हम वहाँ पे लोकल डॉक्टर नहीं रखना चाहते। हमारे पास ऑप्शन थे कि हम 20-30 हज़ार रुपये में जो है, आज आपको यकीन नहीं होगा कि अलमीरा, टेबल, चेयर, सारी चीज़ें मौजूद हैं उस क्वार्टर के अंदर। वो ज़मीन नहीं ली है हमने, वहाँ पे हमारे गाँव के एक हमारे दोस्त के ताल्लुकात का क्वार्टर वगैरह मिल गया है। तो उसमें जो है कि अगर हम ये करते हैं कि अगर अभी हम शुरू कर देते हैं किसी भी लोकल डॉक्टर को पकड़ के, मान लीजिए कि एक रेड पड़ जाए, मान लीजिए कि किसी पेशेंट को कोई दिक्कत हो जाए, तो फिर हमारी पूरी तंजीम पर एक दाग लग जाएगा। और मैं इंतज़ार बेहतर समझता हूँ दाग से ज़्यादा। फंडिंग के हवाले से जो शाहीन जनता क्लिनिक प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग हुई थी, वो मुझे लग रहा है जो एलानिया हुई है, मेरे इल्म में उससे सिर्फ और सिर्फ नियर अबाउट 15,000 रुपये आए हैं। वो भी जिस गांव से आए हैं उस गांव के लोगों के इल्म में वो चीज़ है। वहाँ पैसा लेने के बाद वहाँ पे सिग्नेचर तक हुई है। यानी शाहीन जनता क्लिनिक जो प्रोजेक्ट है उस पर सिर्फ 15,000 रुपये आपने चंदा आपको मिला है उस पर? जी, सिर्फ 15,000 रुपये। और ये बात जो है, और एक बात, वो जो 15,000 मिला उसकी जो
उसका जो अलमीरा है आज भी वहाँ पे रखा हुआ है। कभी कुछ लोग और अगर सवाल करेंगे तो मैं उनको दिखा सकता हूँ कि देखिए होता ये है ना कि आजमगढ़ में जो इल्ज़ाम लगता है जी। सबसे बड़ा इल्ज़ाम होता है फंडिंग का। चोर है, डाकू है, डकैत है, गुमराह कर देगा, कौम को बर्बाद कर देगा। फंडिंग के हवाले से मेरा सिर्फ एक मानना है कि मेरा मामला मेरे अल्लाह से है जी। और ये जो इख्तलाफ की बात है सैफुल इस्लाम साहब पैसों को लेके, ये बरोज़ क़यामत तक अगर मैं ये खड़ा होकर कहता रहूं कि नहीं मैंने एक भी पैसा इस ट्रस्ट से नहीं लिया है तो लोग यकीन नहीं करेंगे। जिनको यकीन है, आज मैंने अभी कहा कि वो जो है कि हमारा अकाउंट नहीं खुल पाया है। हकीकत तो यही है कि आज भी हमारे पास अपने ट्रस्ट का अभी तक अकाउंट नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कुछ फंड इकट्ठा करके जो है कि उसको ला के और जो है कि अकाउंट खोलें, एक वे में काम करें। शाहीन जनता क्लिनिक प्रोजेक्ट मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एम है और शाहीन जनता क्लिनिक प्रोजेक्ट में हम ये चाहते हैं कि हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ 10 रुपीज़ जो है उसको पे कर सकें, उनसे लें। आपने एक बात और कही कि उसके बाद कुछ तंजीमें बनी और जिन तंजीमों की तरफ आपका इशारा है मैं खूब समझ रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने 2 महीने में 1000 मरीज़ को देखा। मैं उनकी सोच को जो है कि सराह रहा हूँ, उनके जज्बात के साथ मैं खड़ा हूँ। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस तंजीम की बुनियाद में कौन लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं कि वो आँख बंद करके अगर ऐसे रख देते हैं तो 1 महीने के अखराजात निकल जाते हैं। आज हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास इस लिहाज से कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि किसी को हम पर यकीन नहीं है। तो ये यकीन क्यों नहीं है? हाँ, इसकी वजह क्या है कि यकीन आप वो लोग वो यकीन बना लिए हैं, आप वो यकीन नहीं कायम कर पा रहे हैं लोगों का। तो ये इसकी वजह आपका बैकग्राउंड या कुछ इस तरीके की चीज़ होगी जिससे लोग मतलब डर रहे हों, या पहले कुछ ऐसी तंजीमें बनी हों जिन्होंने कौम का पैसा खाया हो, जिसकी वजह से आपके ऊपर मतलब एक तरीके से यकीन नहीं बन पा रहा है लोगों का। जी, ये यकीन की जो बात कही है आपने, हमारी कौम में एक दिक्कत ये है ना कि इनको बुजुर्गों से रिवाइवल की उम्मीद होती है जी। जो बूढ़े हो जाते हैं उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि अब इनकलाब यहीं से आएगा जी। इनको ये उम्मीद नहीं होती कि इनकलाब जवान लाता है। तारीख शाहिद है कि जो भी कौमें आज बुलंदी पर हैं उनकी इनकलाब उनके जवान के कंधों पे होता है। आज हमारी कौम और इस मुल्क के इनकलाब की बुनियाद हमारे और आपके कंधों पे है। और अगर यकीन की बात है, क्योंकि मैं एक नया चेहरा हूँ इस आजमगढ़ के लिए और मेरी अभी 22 चल रही है, तो लोगों को एक तो जवान के ऊपर यकीन नहीं हो रहा है कि अभी बच्चा अभी लड़का है, पता नहीं क्या करेगा। सिर्फ मेरा एक मानना है कि अगर आपको मैं डकैत दिखता हूँ, चोर दिखता हूँ, कुछ भी दिखता हूँ, आप उसकी बुनियाद पर एक बार हमारे साथ आके देखिए सैफुल इस्लाम साहब, जो फंडिंग का मसला है वो मैं जानता हूं कहां तक है। अगर मेरे पास 10 लाख भी आया होता तो शाहीन जनता क्लिनिक प्रोजेक्ट मैं चला दिया होता, लेकिन मैं चलाऊंगा। ये बात आज मैं सबके सामने कह रहा हूं कि मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा मिशन है कि हम शाहीन जनता क्लिनिक प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ एक क्लिनिक नहीं है, ये प्रोजेक्ट है। आजमगढ़ के हर एरिए में हमारी कोशिश ये है कि हम जो है कि वहाँ पे एक क्लिनिक डाल सकें। जी। एक सवाल और, आप जैसे ये ट्रस्ट है जी, तो ट्रस्ट की जो चीज़ें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए या कम फीस में होनी चाहिए, लेकिन आपने आजमगढ़ FNT कोचिंग क्लासेस, हाँ जी, आपने उसकी फ़ीस कितनी रखी है? जी, FNT कोचिंग क्लासेस का जो फ़ी का स्ट्रक्चर है हमने आजमगढ़ में जो देखा है, एक सब्जेक्ट का 400 है, ठीक है जी। उसके बाद एक सब्जेक्ट का 400 है और हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी करवा रहे हैं जी। अगर हम देखते हैं तो फिर अगर 11th की देखते हैं, AMU की ले लेते हैं, बायो, केमिस्ट्री, साइंस, मैथ, इंडो, GK, 6 सब्जेक्ट्स आता है जी। एक महीने में एक सब्जेक्ट की अगर हम 400 फीस लेते हैं तो 6 सब्जेक्ट की एक महीने में 2400 रुपये होता है जी। लेकिन और अगर 6 महीने का 2400 होता है जी। तो हमको 5 महीना पढ़ाना है, ठीक। अभी क्योंकि हमने फेब से शुरू किया है, अब एंट्रेंस की डेट आई नहीं है जी। अब ये 5 महीना पढ़ाने के लिए एक महीना में अगर हम 2400 ले रहे हैं तो 5 महीने में 10,000 ये गया, उसके बाद नियर अबाउट 15,000 तक जा रहा है। और जो बच्चे हमारे रजिस्टर्ड, आप उनसे जाकर पूछ सकते हैं कि 2500 हमने 5 महीने का लिया है। उनमें भी अगर किसी के अंदर ये कुव्वत नहीं है कि वो हमको पे कर सके
जी। तो हमने उनको फ्री में बैठा दिया है कि सिर्फ और सिर्फ हमको अपने बच्चों को तालीम देना है। लेकिन इसलिए हमने फी लिया है कि कहीं ऐसा ना लगे कि उनको ये फ्री में है और मुफ्त खोरी का शिकार हो जाइए कौम। शाहीन जनता क्लिनिक प्रोजेक्ट में 10 रुपये हमारा मानना है, जबकि 10 रुपये से 30 लाख के बजट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक एहसास होना चाहिए कि हम कुछ दे के वो चीज़ें पा रहे हैं। और FNT कोचिंग क्लासेस इंशाअल्लाह हमारा मकसद ये है कि आज़मगढ़ में बहुत सी इसकी ब्रांचेज़ हों, ये पूरे अपने शहर में, कि हमारे बच्चे कहीं पे भी रहकर 10th तक कम से कम कोचिंग अच्छे से कर सकें, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तक वो पहुंच सकें। तो ये आप कह रहे थे कि अभी आने से पहले आपसे जब बात हो रही थी तो आपने कहा कि आपका जो मिशन है उसमें एक गरीब और मज़दूरों को रोज़गार के लिए कोई चीज़ थी और इमरजेंसी फ़ंड कोई था। हाँ, तो इन सब चीज़ों पे आप कुछ कहेंगे क्या? बात लोगों को बताएं, ये सारी चीज़ क्या है, मिशन इसका क्या है? जी जी जी। मेरा मानना ये है कि जैसे जो हमारे ज़कात, खैरात और इमदाद के पैसे इधर उधर जा रहे हैं जी, बहुत ज़्यादा मतलब कि बजट होता है आज़मगढ़ में। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत पैसा दिया है आज़मगढ़ को। लेकिन दिक्कत ये होती है कि हम एक वे में नहीं हैं। मेरा मानना है कि एक सेंटर हो, जी, पूरी कौम का पैसा वहाँ आके रखा जाए। ज़कात वो उनका पैसा नहीं, ज़कात खैरात तो हम डायरेक्ट दे सकते हैं। तो कहीं ये सवाल ना हो कि अरसलान मुहज़्ज़बी ज़कात और सदक़ात और खैरात खोरी करते हैं, इससे आपको डर नहीं लगता? मुझे सिर्फ एक बात पता है, जी, मेरे दिल का हाल मेरा अल्लाह जानता है। मेरे दिल का हाल मेरा अल्लाह जानता है। और एक बात और कि ज़कात, देखिए सैफुल इस्लाम साहब, ये जो कदम मैंने उठाया है ना, ये एक छोटा मोटा कदम नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ पे लोग आपके ऊपर भरोसा कर पाएंगे। जब आप कह रहे हैं कि लोग फंड नहीं दे रहे हैं शाहीन जनता क्लिनिक के लिए, तो आपको ज़कात और सदक़ात के पैसे दे देंगे। आपको मतलब बहुत मुश्किल है लोगों को ये यकीन दिलाना कि ये हाँ, ये पैसा सही जगह इस्तेमाल होगा। क्योंकि माजी में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो शायद लोग इसलिए एतबार ना कर सकें। आपको सही लगता है जी, लेकिन किस चीज़ की, अगर कोई चीज़ सच हो तो आप उसको कब तक इनकार करेंगे? सच्चाई को आप कब तक छुपाएंगे? अगर मेरी नीयत साफ़ है, जी, मेरा दिल का हाल अल्लाह जानता है, तो वो जो चीज़ है अल्लाह ताला पे यकीन है मुझे कि अगर मेरी नीयत सही है तो अल्लाह ताला आज नहीं कल इस तंजीम को ऊपर उठाएगा। और अगर मेरी नीयत ख़राब है, जैसे नाम और नमूद की नीयत हो, या फिर इस कौम को गुमराह करने की नीयत हो, या इस कौम के सारे पैसों को हड़प और गमन करने की नीयत हो, तो अल्लाह ताला ऐसा बर्बाद करेगा कि जिस तरीके से अभी आप कुछ बता रहे थे कि कुछ इस तरीके से फ़ंड वगैरह इकट्ठा हुआ था। क्योंकि शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप किसी सरायमीर में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं गबन का, और बहुत अच्छा खासा गबन हुआ है और उसमें बहुत दूर तक उसकी जड़ें हैं, ठीक है। और शायद आपको इस पे भी काम करना चाहिए अपने ट्रस्ट के ताल्लुक़ से, ताकि वो गरीब मज़दूर, वो मदारिस मकतब जो उसकी वजह से टूट गए, जी, उन पे भी आपको कुछ उनकी तरफ देखना चाहिए कुछ। और ये उनसे डायरेक्ट नहीं, कानूनी कार्रवाई इस पे होनी चाहिए। जी जी, जिनके बारे में आप इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं लब खोलना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन सुना हूँ कि किसी बड़ी तंजीम के वो उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट भी हैं। बड़ी तंजीम के हैं, शहर में भी बहुत ही बाइज्जत है। हाँ। लेकिन जब बड़ी दाढ़ी होती है तो उसी में तिनका छुपाया जाता है। अब एक बात बताइए मुझे, जी, साफ बात है कि अभी ये बात हुई थी कि आपने किसी बड़ी तंजीम को अपने साथ क्यों नहीं लिया? जी, फिर आखिर में जाते जाते ये बात आ गई है जी, कि ऐसी किसी बड़ी तंजीम के एक मेंबर ने आजमगढ़ की सरजमीन सरायमीर में कुछ ऐसे कारनामे किए हैं कि जो आप बैठकर यहाँ कह रहे हैं कि सरायमीर की नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जी, ये सरायमीर के लोग कह रहे हैं। लेकिन एक तरीके से उनकी हैबत या उनका खौफ जी, या उनकी इज्जत जी, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से लोग उनके सामने नहीं कह रहे हैं। लेकिन आप एक बार सरायमीर का दौरा कर ले और 10 दुकान में आप पूछेंगे तो 9 दुकान वाले आपको बता देंगे कि क्या हाल है, देखिए, या किस तरीके से गबन हुआ है या क्या हुआ है। देखिए सैफुल इस्लाम साहब, आजमगढ़ के साथ बहुत धोखा हुआ है। जी, बहुत धोखा हुआ है, इतना धोखा हुआ है कि जितना मोहब्बत में भी नहीं हुआ करता। जी, और दिल इतना टूटा है कि लैला मजनू की कहानी नहीं, ये इश्क में एक हाल ऐसा होता है कि अब ये होता है कि अब तो शादी ही नहीं करनी है, जी, क्योंकि उम्र निकल जाती है। जी, अब
कुछ लोगों की यकीन के लिए उम्र ही निकल गई है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा फंड देना चाहते हैं, है पैसा जी। लेकिन अब उनका दिल इतना उठ चुका है ना कि कसम से आपको यकीन नहीं होगा, बाज़ जगह ऐसी होती हैं कि सिर्फ मैं अपने दिल से यही कहता हूँ कि अल्लाह देख रहा है जी। अल्लाह देख रहा है, बस मैं ये कह के चला आता हूँ। और मुझे यकीन है कि आज नहीं कल जब इनको यकीन होगा हम पर, तो फिर इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा। और आपने जो कहा कि ऐसे लोगों के लिए आपको भी कुछ करना चाहिए, हकीकत तो ये है कि बर्बाद गुलिस्तां के खातिर एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। और उन्हीं उल्लुओं में से कहीं आप ना हो जाएं, ये भी तो डर है। नहीं देखिए, ये बताइए। देखिए, दो चीज़ होती है, अल्लाह ताला जब किसी को इज्जत दे दे जी और कौम का पैसा दे दे जी तो नीयत बहुत ज़्यादा भटकने लगती है। जी। खुली बात है, आज मेरी तरह सबकी नीयत रही होगी, लेकिन देखिए सिर्फ एक बात कि हम किस मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं उस सरजमी से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसकी आंखों के सामने 15 दिसंबर का वक्त आया है, वो तारीख़ रात आई है। मैं उस बुनियाद से ताल्लुक़ रखता हूँ कि मैंने अपने बच्चों को जाहिल और अनपढ़ जो है सब्ज़ी और ठेले लगाते हुए देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने से। मैं उस गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ जिस गांव के कुछ गरीब बच्चों को मैं खुद अपनी तंजीम की तरफ से पढ़ा रहा हूँ। मैं उस जगह से ताल्लुक़ रखता हूँ, उस मुआशरे से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मुझे सिर्फ एक बात है कि अगर कौम हमारे ऊपर यकीन कर रही है तो इससे भी बड़ी गद्दारी क्या होगी कि हम उस कौम से गद्दारी कर जाएं। आज इस हिंदुस्तान के मुसलमान को गद्दारों की ज़रूरत नहीं है। आज 70 साल से आप आंख उठाकर देख लीजिए, मैं मजबूर हूँ, मेरे पास सिर्फ सोच है जी, लेकिन जिनके पास पैसे हैं उनके पास सोच नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि तालीम ही वाहिद रास्ता है हिंदुस्तान में अपनी अहमियत को बरकरार रखने का। तालीम ही एक ऐसा रास्ता है जिसकी बुनियाद पर हम हिंदुस्तान के अंदर सुकून के साथ रह सकते हैं। दूसरी कौमें अगर आज भी तालीम का रास्ता बंद कर दें और मुसलमान को सिर्फ तालीम की तरफ कर दिया जाए तो 200 साल गुजर जाएगा, तब जाकर हम उनकी बराबरी पे आएंगे। अगर ये कौम मुझ पर यकीन करे ना करे, ये लोग मुझ पर यकीन करें ना करें, लेकिन मेरे दिल का जो जज्बा है वो मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक बरकरार रहेगा। आपको एक बात मैं और बता दूं कि आज़मगढ़ में अब तालीमी इनकलाब की ज़रूरत है, आज़मगढ़ एजुकेशनल मूवमेंट की ज़रूरत है। वरना जिस तरीके से हमारी नस्लें को एजुकेशन में बह गई और उसके बाद हमारे कौम का जवान फ्री फायर, पबजी और सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा है, आप सोचिए क्या होगा इस कौम का। आप सोचिए कि अगर मैं ना निकलूँ एक इनकलाब की आवाज़ लेकर तो फिर कौन निकलेगा। वो कौन है जो आकर हमसे ये कहेगा कि आज़मगढ़ वालों अब उठो, अब तालीम की ज़रूरत है। कौन है बताइए। इसीलिए मैंने एक नया जज्बा लेकर अपने जज्बात को सामने रखते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी उस पर फोकस कर रहा हूँ। हम किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए हम प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना हो, आप डायरेक्ट फ्लैग नेशन ट्रस्ट के एक ग्रुप है जो स्टूडेंट है, वहाँ पर आप कांटेक्ट करिए। उसकी भी सारी चीज़ें देखिए फंडिंग पे डिपेंड करती है। हमारी सोच कितनी भी अच्छी हो लेकिन हम कोशिश हैं, हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अगले 1-2 साल के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट आए अमल में या ना आए, लेकिन ये स्टूडेंट के इस जो है कि एजुकेशन के लिए हम बहुत ज़्यादा जो है मेहनत कर रहे हैं कि जो बच्चे शार्प माइंडेड हों उसको हम किसी यूनिवर्सिटी तक पहुंचा सकें, कैरियर काउंसलिंग सेंटर डाल सकें, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट डाल सकें, कंप्यूटर सेंटर डाल सकें, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डाल सकें कि हम अपने पूरे मुआशरे को, अपनी पूरी कौम को तालीम की तरफ ला सकें। हमारी ज़िंदगी का यही मकसद है। बस यहीं पर हम ये इंटरव्यू ख़त्म करते हैं। तो अब ये आवाम फ़ैसला करेगी, लोग फ़ैसला करेंगे, नाजरीन फ़ैसला करेंगे कि आपकी बातों में कितनी सच्चाई है, आपने जो कुछ कहा है उसमें कहाँ तक हकीकत है और आपने जो कुछ कहा है वो आप कहाँ तक उसको पूरा करेंगे। कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि वो एक कौन सा सवाल था जो हम अरसलान मुहज़्ज़बी साहब से नहीं पूछे, जो हमें पूछना चाहिए था। आप वो सवाल ज़रूर करें, हम नेक्स्ट इंटरव्यू में अरसलान मुहज़्ज़बी से वो सवाल आपका ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहें अहवाले दुनिया और अपना ख्याल रखें।